नमस्कार मित्रों। फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट करी थी, विशेषकर इतिहास वाले जो सेक्शन है उसके लिए, तो उसमें हम पहला लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम प्रमुख सभ्यताओं पर बातचीत करेंगे। ठीक है, राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख सभ्यताएं हुई है, लेकिन राजस्थान में वैसे तो पूरा अपन अगर आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे, अगर आप यहाँ से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हम जो है यहाँ सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करने वाले हैं। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आपको मेरे जो राजस्थान हिस्ट्री के लेक्चर की प्लेलिस्ट है वो आप स्क्रॉल कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, वहां पर मैंने पूरा डिटेल में सब कुछ डिस्कशन किया हुआ होगा। ठीक है, तो हम जो है बातचीत करेंगे राजस्थान की जो प्रमुख सभ्यताएं उस पर, जहां पर अपन 4 सभ्यताओं के बारे में बातचीत करेंगे: कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। ठीक है, हमने जो बात करी थी कि आरपीएससी में जो पेपर का पैटर्न है वो हमेशा ज्यादातर प्रयास ये करते हैं कि इन जो पॉइंट्स हैं इन पर ज्यादातर प्रश्न बनते हैं। तो पॉइंट्स पर ज्यादा प्रश्न बनते हैं तो हम भी प्रयास ये करेंगे कि कम से कम प्रयास में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे निकाल पाए अपन। तो हम जो विभिन्न राजस्थान की सभ्यताएं हैं उनकी थ्योरी पर कम डिस्कस करेंगे, और जो पॉइंट टू पॉइंट जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं उस वाले सेक्शन में अपन एक बार जो है इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, ताकि हमारा कोई प्रश्न जो है हम 20 मिनट के इस लेक्चर में 20-25 मिनट में हम 2 सभ्यताओं को कवर कर लें, और फिर अगर आपको रिवीजन करना हो तो 1.5x पे या 2x पे चला के इसको एक बार फटाफट से रिवीजन कर लें, ताकि आपका रिवीजन भी आसान हो जाए और सिलेबस में जो पॉइंट मेंशन है उसको भी आप यहां से कवर कर पाए। तो हमारा यही उद्देश्य है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश्वर सभ्यता की बात करते हैं। गणेश्वर सभ्यता की जो बात करते हैं अपन, तो 2800 बीसी की सभ्यता है। ये डेट किसने डिसाइड करी? ये डेट डिसाइड करी है डीपी अग्रवाल। वैसे प्रश्न आज तक बना नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी डिटेल में प्रश्न पूछने के चक्कर में एग्जामिनर, क्योंकि उन एग्जामिनर को इन 4 पॉइंट्स पे ही प्रश्न पूछना है, तो वो डिटेल में प्रश्न पूछेगा, आपसे डिटेल में प्रश्न पूछ सकता है। तो इन 4 पॉइंट में जो ये महत्वपूर्ण सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि 2800 बीसी वाली जो तिथि है वो डीपी अग्रवाल ने रेडियो कार्बन डेटिंग से ये तिथि निकाली। और डीपी अग्रवाल ने कौन सी तिथि थी? ये आर से अग्रवाल नहीं है जो इस सभ्यता को खोज करते हैं, ये डीपी अग्रवाल अलग है। ठीक है, तो डीपी अग्रवाल जो है उन्होंने 2800 बीसी की तिथि गणेश्वर सभ्यता की दी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इसको। इसके अलावा देखो, सभ्यताओं से ज्यादातर प्रश्न बनते हैं कि कौन सी नदी के तट पर है, तो अपन पहली बार में देख लेंगे ये कांतली नदी के तट पर है। किस नदी के तट पे? कांतली नदी के तट पर। ये अंतरप्रवाही नदियां हैं, राजस्थान की बहुत सारी अंतरप्रवाही नदियां हैं, जिसमें कांतली है, कांकणी है, घग्गर है ना। तो आप ये जो कांतली नदी है वो गणेश्वर सभ्यता जो है इस कांतली नदी के तट पर है। ये सिर्फ बारिश में ही बहती है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ये चीजें। इसके अलावा अपन इसमें देखते हैं तो ये प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है। ज्यादातर लोग इसको प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है क्योंकि 2800 बीसी का टाइम है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की जो सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, उससे भी पहले की जो सभ्यता है इसको क्या बोलते हैं अपन? प्राक हड़प्पा सभ्यता। और वो किस समय की है? क्योंकि यहां पर जो है ताम्रकालीन जो उपकरण है उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है वहां पे आसानी से। क्योंकि ये देखो गणेश्वर की अगर आप लोकेशन देखते हैं तो ये सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना और ये वाला जो बेल्ट है ना जिसको अपन शेखावटी बेल्ट कहते हैं, है ना। तो शेखावटी बेल्ट में क्या होता है, जो तांबा है ना, प्राचीन काल से ही बहुत ऊपरी सतह पे तांबा था। तो जब प्राचीन काल में जब सबसे पहले धातुओं की खोजें होगी तो तांबा सबसे पहले उभर कर आया। तो मानव ने सबसे पहले जो जो धातु खोज करी इस वाले क्षेत्र में स्पेशली, वो कौन सी धातु थी? वो थी तांबा। तो तांबा खोजते ही आदमी ने अपने अकॉर्डिंग उस तांबे के उपकरण बनाने प्रारंभ कर दिए। तो तांबे के उपकरण बनाएगा तो इसको बहुत सारे जो लोग हैं वो ताम्रयुगीन सभ्यता भी कह देते हैं। लेकिन अगर आप इसकी डेट देखोगे 2800 बीसी की, तो 2800 बीसी के आधार पर ये कहां पे पहुंच रही है? प्राक हड़प्पा, है ना। कहां पे पहुंच रही है? प्राक हड़प्पा। तो इसका जो सबसे पहले जो खोज की थी, आप ये ध्यान रख लेना, ये यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है, आर से अग्रवाल द्वारा इनकी सबसे पहले खोज की गई थी। तो सबसे पहले गणेश्वर की खोज किसने की थी? आर से अग्रवाल ने की थी। 1977 में की थी। कब की थी? 77 में। लेकिन ये खोज करके रह गए थे। असली जो उत्खनन का जो क्रिया थी वो आरंभ करी थी विजय कुमार जी ने। तो असली उत्खनन जो गणेश्वर सभ्यता का है वो विजय कुमार ने उत्खनन किया था। लगभग 1978 से लेके 89 तक, लगभग 11 साल तक इन्होंने उत्खनन किया था। किसका? गणेश्वर सभ्यता का। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता का। इसके 2 नाम आप हमेशा याद करके रखना कि इसको क्या क्या कहा जाता है। एक तो इसको कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। क्या कहा जाता है? किस सभ्यता को, राजस्थान की किस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है? तो वो कौन सी सभ्यता है? वो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता।
और एक इसको कहा जाता है कि ये अपने भारत में जितनी भी ताम्र सभ्यताएं हुई है, भारत में आप देखोगे बहुत सारी ताम्र सभ्यताएं हुई है। गणेश्वर है, आहड़ है, इधर मध्य प्रदेश में है, कायथा है, नीचे साउथ में महाराष्ट्र में चल जाते हैं, जोर में है, बहुत सारी संस्कृतियां हुई है ताम्रकालीन। लेकिन जो ये सभ्यता है, इसको राजस्थान की नहीं, भारत की ताम्र जितनी भी ताम्र सभ्यता है उसकी जननी कहा है। किसने? विजय कुमार जी ने। क्यों कहा है? इसका टाइम पीरियड देखो आप, इसका टाइम पीरियड किससे 2800 बीसी में जा रहा है। तो ये भारत की सबसे पुरानी ताम्रयुगीन सभ्यता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि इसी से जो है सारी ताम्रयुगीन सभ्यताएं निकली है। तांबे का प्रयोग करना इसी सभ्यता से भारत में सीखा गया है, तो इस वजह से ये क्या हो गया? ताम्र सभ्यताओं की जननी। ठीक है, किसने कहा है? विजय कुमार जी ने कहा है। अब ये आप देख लो, इन दोनों के नाम जरूर आप याद रख लेना। एक तो पुरातत्व का पुष्कर इसको कहा जाता है, एक इसको ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। खोज आप याद रख ही लोगे, आर.सी. अग्रवाल ने खोज की थी और विजय कुमार जी ने इसका व्यापक उत्खनन किया था। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। फिर कांतली नदी पर है और ताम्रयुगीन और प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है, और डीपी अग्रवाल ने 2800 बीसी की डेट ध्यान रख लेना। अब इसमें कुछ प्राप्तियां हुई है, क्योंकि प्रश्न 2-3 चीजों से आते हैं। एक तो ये कौन सी नदी किनारे है, खोज किसने करी है, और इसमें क्या क्या मिला है। अगर कोई स्पेसिफिक नेम है उसका कि इसे पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, ऐसे ये विशेष नेम है ना, विशेष नाम है इसका, तो ये पूछ लेंगे ज्यादा से ज्यादा। और इससे क्या क्या प्राप्त हुए हैं, ज्यादा प्रश्न यहां से बनते हैं कि राजस्थान में किस सभ्यता से काले और नीले अलंकृत मृदभांड प्राप्त हुए हैं, या कृपस्वर्णी अलंकृत मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न आ जाएगा आपके, ये प्रश्न पूछा गया है। तो कृपस्वर्णी अलंकृत मृदभांड अपने को कहां से प्राप्त हुए हैं? वो अपने को प्राप्त हुए गणेश्वर सभ्यता से। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। फिर अपने से ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में जो अपने को जितने भी मैंने आपको अभी बताया कि गणेश्वर वाला जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारी ताम्रयुगीन सभ्यताएं और भी, सुनारी भी है, बहुत सारी है ना। तो इस एरिया में क्या हुआ था, धातु जो तांबा का धातु है वो ऊपरी सतहों पर भी प्राप्त हो गई थी। तो ऊपरी सतहों पर प्राप्त हो गई तो मानव ने उसका बहुत व्यापक तरीके से उपयोग किया। तभी आप देखोगे कि यहाँ पे 2000 से ज्यादा ताम्र आयुध मिलेंगे अपने को, ताम्र आयुध और उपकरण मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत व्यापक तरीके से इन्होंने तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। अब तांबा मिल रहा है, शुद्ध तांबा मिल रहा है, तो यहाँ की जो भी सामग्री बन रही है ना, उसमें 99% तांबा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? 99% तांबा। कहाँ की जो सभ्यता, किस सभ्यता के सामग्री में मिलेगा? ये अपने को मिलेगा गणेश्वर सभ्यता की सामग्री में। जितनी भी ताम्र की सामग्री मिली है ना, तांबे की सामग्री, उसमें 99% तांबा मिला है, इतना शुद्ध तांबा मिला है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रख लेना। फिर एक ये भी चीज ध्यान रख लेना कि 2000 ताम्र आयुध यहां से प्राप्त हुए। ताम्र आयुध और उपकरण में क्या क्या मिला है? प्याले मिले हैं, थालियां मिली है, कुंडियां मिली है ना, गेट पे लगाते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बार बार पूछा जाता है, कई बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि राजस्थान की किस सभ्यता में कहां पर दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन प्राप्त हुई है। दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन कहां से प्राप्त हुई है? दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन, ये बार बार अपने को पूछा गया है, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप इसको नोट कर लेना, चाहे इसको एक जगह लिख लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपको फिर से हो सकता है इस जीएस वाले पेपर में आपको दिख जाए। ठीक है, इसके अलावा प्रस्तर से जल एकत्रीकरण किया गया है, यहाँ पत्थरों से जल को रोकने का प्रयास किया गया है, और इसी को अपन जो है आरंभिक बांध के साक्ष्य भी बोल सकते हैं। तो राजस्थान की किस सभ्यता से बांध के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वो है गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, गणेश्वर में इससे ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है ना, और ज्यादा आप डीप में जाओगे तो ये जो बेसिक स्कोर जो चीजें हैं उनको भी भूल जाओगे, और उनसे जो प्रश्न आने वाले थे हल्के प्रश्न, उनको भी आप गलत करके आ जाओगे। तो आप फोकस यहां पे रखिए कि राजस्थान के गणेश्वर में 2800 बीसी में किसने दी थी डेट? डीपी अग्रवाल ने। उसके अनुसार कांतली नदी पर ये सभ्यता है, ताम्रयुगीन और प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता है। अग्रवाल जी ने, आर.सी. अग्रवाल जी ने 1970 में इसकी खोज करी थी, और विजय कुमार जी ने इसका व्यापक उत्खनन किया था 11 वर्षों तक। ठीक है, 1978 से लेके 89 तक। फिर इसको पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है, ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। किसने कहा था? विजय कुमार जी ने। फिर कौन कौन सी प्राप्तियां हुई है? इसमें जो प्राप्तियां हुई है वो कृपस्वर्णी अलंकृत मृदभांड की प्राप्ति हुई है, जो काले और नीले रंग के थे। यहाँ की जो सामग्री हमें ताम्र सामग्री प्राप्त होती है, उससे 99% अपने को तांबा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर दोहरी पेचदार सिरे वाली पिन और बांध के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, और यहाँ पे 2000 से ज्यादा ताम्र आयुध और उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये चीज अपने को गणेश्वर की सभ्यता में, अगर यहाँ पे इससे अलावा कोई प्रश्न ज्यादा बनेंगे नहीं, बनेगा तो वो ज्यादातर आउट ऑफ बहुत सारे लोगों के कवरेज में नहीं होगा, वो चीज आउट ऑफ कवरेज होगी बहुत सारे लोगों के लिए, आपके लिए अकेले के लिए नहीं होगी। ठीक है, ये यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे आपके जीएस के हिसाब से। फिर मैं अगर किसी का राजस्थान हिस्ट्री ऑप्शनल है, मतलब हिस्ट्री ऑप्शनल वाला फर्स्ट ग्रेड का,
वो भी अपन ने पैरेलल चला रखी है। ज्यादा आपको डीप में जानना है उधर भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेराट या विराटनगर, बट मेरे हिसाब से जीएस यहां से कवर हो जाएगी। हिस्ट्री के अलावा जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। फिर बेराट या विराटनगर, बेराट या विराटनगर में जो है अपने को लोहयुगीन, महाजनपदकालीन और मौर्यकालीन, यहाँ पे किन किन कौन कौन से समय के अपने को उपकरण प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से समय की प्राप्तियां अपने को मिली है, वो है लोह युग की। लोह युग और महाजनपदकालीन युग सेम ही है, ठीक है, जिसको बुद्ध युग भी कहते हैं, है ना। तो ये 600 बीसी के आसपास का टाइम है। और मौर्यकालीन यानी कि 300 बीसी, तो यानी कि लगभग 800-900 की लोह युगीन 800-900 बीसी के आसपास चालू हो जाता है। 800 बीसी अतरंजी खेड़ा, तो 800 बीसी से लेके, बीसी मतलब मैं पहले बता रहा हूं बिफोर द क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले की, जिसे वो अपन ईस्वी पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। तो वो ये वाला जो टाइम है मौर्यों के टाइम तक, लगभग 300 बीसी या 200 बीसी तक अपने जाता है। तो लगभग 800 बीसी से लेकर 200 बीसी तक के साक्ष्य अपने को प्राप्त हुए हैं। लेकिन विराटनगर इतना महत्वपूर्ण शहर था कि इसका जो इसमें जो प्राप्तियां अपने को मिली है वो मुगल काल तक भी अपने को प्राप्तियां मिली है, क्योंकि मुगलों की टकसाल थी, मानसिंह का दरवाजा था, वो सब भी अपने को विराटनगर से प्राप्त हुआ है। तो आप अपन इसको डिटेल में देखते हैं कि ये यहाँ पर बहुत सारे उत्खनन करता है। देखो इस बात को ध्यान से देखना कि बहुत कम ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर उत्खनन करता होते हैं ना, उनका इतना ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। तो इन सब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण अपने रहे हैं उत्खनन करता, वो रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी। कौन थी? कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट ने सबसे पहले 1837 में जो है वो विराटनगर में बीजक डूंगरी पर उत्खनन करना शुरू किया था। और बीजक डूंगरी पर जब वो उत्खनन कर रहे थे तो उन्हें एक शिलालेख की प्राप्ति हुई है, जिसको अपन कहते हैं भाब्रू शिलालेख, जिसको पहला शिलालेख भी कहते हैं। तो पहला शिलालेख और भाब्रू शिलालेख की जो खोज है वो कैप्टन बर्ट ने की थी। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि प्रश्न पूछा ही गया ही है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा, ठीक है। तो कैप्टन बर्ट ने कहां पर उत्खनन किया था सर्वप्रथम? तो कैप्टन बर्ट ने सर्वप्रथम उत्खनन कहां किया था, या खोज किसकी की थी? बेराट की या विराटनगर की। अब इसमें उत्खननकर्ताओं को इतना इंटरेस्ट कैसे आया? देखो जो विराटनगर है ना, वो महाभारत कालीन शहर है, ठीक है। तो जब महाभारत कालीन शहर है, लो युग यानी कि 800 बीसी महाभारत काल का जो समय है वो, तो महाभारत कालीन अगर शहर विराटनगर है, तो विराटनगर में अपने आप जब कोई भी उत्खनन करता वगैरह है वो साहित्य पढ़ता है, तो बार बार इसको किसका नाम आ रहा है? विराटनगर का। तो इंटरेस्ट अपने आप बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना अपने आप। तो इसलिए क्योंकि विराटनगर महाभारत कालीन शहर है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कैप्टन बर्ट ने बीजक की डूंगरी में खोज कर दी भाब्रू शिलालेख की, ठीक है। तो एक अपने संग्रहालय है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एएसबी कलकत्ता। क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एक संस्था थी कलकत्ता में, और वो संस्था क्या कार्य करती थी कि जितने भी पुरानी चीजें थी एशिया में, न सिर्फ भारत में नहीं, पूरे एशिया में जितनी भी पुरानी जो संस्कृति या सभ्यताओं से रिलेटेड कोई भी चीजें थी, नहीं इतिहास से रिलेटेड कोई भी सामग्री थी, तो उसका कलेक्शन कहां किया जाता था? अपने एएसबी कलकत्ता में, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में, यहां से जो है विराट का जो शिलालेख है, भाब्रू शिलालेख जिसको बोलते हैं, वो कहां चला गया? कलकत्ता चला गया। तो इसको कलकत्ता भाब्रू शिलालेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कलकत्ता भाब्रू शिलालेख। चाहे अपने पेपर में कुछ भी आ जाए, कलकत्ता भाब्रू शिलालेख आ जाए, चाहे भाब्रू शिलालेख आ जाए, ठीक है, या पहला शिलालेख जो कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया था वो आ जाए, तो वो सब किसके नाम है? भाब्रू शिलालेख के नाम है। शिलालेख वाले सेक्शन में हमने पढ़ा है कि भाब्रू शिलालेख में क्या क्या प्राप्तियां हुई है, वो भी आप अपने पुराने लेक्चर में आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा ये सिर्फ मैं डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मैं इतिहास ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए कर रहा हूँ, है ना। जो डिस्क्लेमर देता हूँ ना बार बार, वो इतिहास ऑप्शनल वाले बच्चों के दे देता हूँ। आप जो जीएस वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ये काफी पर्याप्त है, इससे ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है इनमें ना, ठीक है। तो कैप्टन बर्ट का नाम याद रख लेना। उसके बाद 1871 में 37 में बर्ट ने खोज करी, 71 में कार्लाइल आ गए। कार्लाइल ने फिर एक उत्खनन किया। कार्लाइल ने उत्खनन किया भीम पहाड़ी को, उसने बीजक डूंगरी खोद दी। तो बीजक डूंगरी खोदने पे कुछ नहीं मिला, तो भीम पहाड़ी खोदी। भीम पहाड़ी जब खोदी तो सेकंड शिलालेख यहाँ पे प्राप्त हो गया, ठीक है। तो विराटनगर में कितने शिलालेख प्राप्त हुए? 2 शिलालेख प्राप्त हुए। कितने शिलालेख? 2 शिलालेख। इसकी स्क्रिप्ट क्या थी? शंख, ठीक है। कौन सी लिपि में थे? शंख लिपि। वैसे तो ब्राह्मी और वो थे, ब्राह्मी लिपि में थे, लेकिन यहां पर जो अपने को लिपि प्राप्त हुई वो कौन सी थी? शंख लिपि, ठीक है। इसके अलावा अपन कार्लाइल वाला देख लेते हैं। कार्लाइल ने भीम पहाड़ी पर एक उत्खनन किया।
फिर 1910 में भंडारकर द्वारा भी उत्खनन किया गया था, भंडारकर द्वारा भी यहाँ पर व्यापक उत्खनन किया गया। पहले 37 में खोजा। अच्छा, 71 में कार्लाइल क्यों आया यहाँ पे? तो आपने एक अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सुना होगा। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का बहुत इंटरेस्ट था पुरानी जितनी भी सभ्यताएं थी उनपे। तो उन्होंने जो है कार्लाइल जो थे उनके राइट हैंड माने जाते थे कनिंघम के। कनिंघम का बहुत मन था कि यहाँ पे जाके वो उत्खनन करे, लेकिन क्या था, जो उनका कोर जो एरिया था ना जहां पे वो रिसर्च कर रहे थे, वो एरिया था या तो नॉर्थ वेस्ट साइड गांधार तक्षशिला वो वाला रीजन, या फिर वो कर रहे थे पूरे नालंदा जो मध्य भारत में जो शहर स्थित है। तो वो यहाँ पर आ ही नहीं पाए। तो यहाँ पर नहीं आ पाए कनिंघम, तो किसको भेज दिया उन्होंने? कार्लाइल को भेज दिया। कार्लाइल, एसीएल कार्लाइल, जो राजस्थान में जो है पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अपने, एसीएल कार्लाइल, ठीक है। तो उनको भेजा कि तू जाके यहां पर उत्खनन कर। तो 71 में कार्लाइल आया, भीम पहाड़ी पर अपना उत्खनन किया। फिर भंडारकर आए, ठीक है। भंडारकर ने जो है, फिर भंडारकर ने यहाँ पर बहुत व्यापक तरीके से उत्खनन किया। जब भंडारकर ने उत्खनन किया तो वहां इसको मत्स्य जनपद की राजधानी बताया। किसकी राजधानी बताया? मत्स्य जनपद की राजधानी। उस भंडारकर ने किस क्षेत्र को मत्स्य जनपद की राजधानी कहा है? वो था विराटनगर या बैराट क्षेत्र। फिर 1936-37 में डीआर साहनी आया। डीआर साहनी ने गोलाकार बौद्ध स्तूप, यहां पर गोलाकार बौद्ध स्तूप की खोज करी थी। किसने की थी? डीआर साहनी ने। कब आए थे? 1936 में। आप एक क्रम भी याद कर लेना, ठीक है। फिर 36-37 में डीआर साहनी आए। फिर 62, ये डीआर साहनी वही है जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, ठीक है। फिर 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित दोनों ने मिलकर कहा कि अपन भी एक बार उत्खनन करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ने भी यहां पर 62-63 में व्यापक उत्खनन किया। और जो लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट में जो उत्खनन हुआ था वो 1999 में हुआ था, है ना। तो राजस्थान के जो अपने पुरालेख जो शास्त्री थे या राजस्थान के जो अपने आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने इनको खोज करी थी। उन लोगों ने जो है वहां पे उत्खनन किया था 1999 में। तो बीजक डूंगरी का वृहद रूप में उत्खनन किया गया है। वृहद उत्खनन यहाँ पे उस टाइम पे किया गया था। कहां पर किया गया था? उसी बीजक डूंगरी में जहां पर सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने उत्खनन किया था, ठीक है, जहां पर भाबरू शिलालेख अपने को प्राप्त हुआ था। फिर बीजक डूंगरी पर उत्खनन किया तो यहां पर वापस एक गौल बौद्ध मंदिर मिला। तो गौल बौद्ध मंदिर जहां पर स्तूप था, स्तूप और मठ थे, ठीक है। स्तूप आपको पता है कि स्तूप जो है, स्तूप का मतलब होता है ढेर। तो जो भी बुद्ध धर्म से संबंधित जो भी पुरानी सामग्रियां थी ना, उसको रख के केंद्र में रख के उसके ऊपर ईंटों की ढेर बना दी जाती थी। इसी को क्या बोलते हैं? अपन स्तूप बोलते हैं, ठीक है। तो स्तूप राजस्थान में भी स्तूप था। कहां पे? विराटनगर में। तो राजस्थान में जो विराटनगर का जो स्तूप था, जिसे गौल बौद्ध मंदिर भी कहते हैं, उसमें क्या अपने को क्या ऐसी प्राप्ति हुई है कि किस बौद्ध चीज को वहां पे रखा गया था? तो ऐसा माना जाता है कि ये जो महात्मा बुद्ध थे, उनकी एक स्वर्ण मंजूषा थी। एक वहां पे एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है, जिसमें स्वर्ण मंजूषा में क्या करते थे, ये जो बुद्ध धर्म से संबंधित कोई भी अवशेष हैं, चाहे तो वो अस्थियां हो सकती है, चाहे वो भिक्षा पात्र हो सकते हैं, चाहे वो उसका चीर वस्त्र हो सकता है, किसी भी बुद्ध जो बड़े अपने बुद्ध धर्म के उपदेशक हैं उनका, तो उनको क्या करते थे, एक स्वर्ण मंजूषा में रखा जाता था। इस स्वर्ण मंजूषा में कहा जाता है कि बुद्ध की हड्डियां अपने को यहां पर प्राप्त हुई है। तो बुद्ध की अस्थियां जो अपने को प्राप्त हुई है वो कहां प्राप्त हुई है? राजस्थान में। वो प्राप्त हुई है विराटनगर से, ठीक है। यहां पर स्वर्ण मंजूषा में वो बुद्ध की अस्थि, मंजूषा मतलब एक तरीके से कटोरे की तरह होता है मंजूषा, उसमें वो जो है अस्थियां जो है रखी जाती है। तो स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है। और जो ये जो मंदिर बना हुआ है ना, गौल बौद्ध मंदिर, उसमें जो है उसमें भी ईंटें प्राप्त हुई है। उसमें भी ईंटों का जो अनुपात था वो कैसा था? जो अपने को इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ईंटों का अनुपात प्राप्त होता है 4:2:1। कौन सा? 4:2:1। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में भी अपने को यही अनुपात प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। फिर यहां पर क्या क्या प्राप्तियां अपने को प्राप्त हुई है? तो प्राप्तियां जो है यहां पर सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि एक 36 यहां पर अपने को सिक्के प्राप्त हुए हैं। कितने? 36। टोटल नंबर भी पूछा जाता है, नंबर से याद रख लेना इसका, है ना। तो नंबर भी पूछा जाता है। 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसमें? सूती वस्त्र में बंधे हुए थे वो सिक्के। किसमें बंधे हुए थे? सूती वस्त्र में। सूती वस्त्र में 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें 8 तो थे पंचमार करेंसी। पंचमार करेंसी मौर्यों के समय चलती थी, चांदी की करेंसी थी, ठीक है। तो 8 तो थी पंचमार करेंसी, 28 थे इंडो ग्रीक सिक्के। तो इंडो ग्रीक सिक्के कौन कितने थे? लगभग 28 थे, जिनमें से भी 16 जो थे वो मिनांडर के सिक्के थे। प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए मैं इतना स्पेसिफिक होकर आपको बता रहा हूं, है ना। तो ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि विराटनगर से कितनी मिनांडर की सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये लगभग 16 मिनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं टोटल। अगर इंडो ग्रीक पूछते, मिनांडर भी क्या है? एक इंडो ग्रीक राजा था, ठीक है,
है ना। तो इंडो ग्रीक यानी यवन जिसको अपन बोलते थे, तो यवन राजा कौन था? मिनांडर। तो मिनांडर की 16 मुद्राएं प्राप्त हुई है, लगभग 28 इंडो ग्रीक सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। फिर मिट्टी के पात्र भी मिले हैं, थालियां भी मिली है, लोटे भी मिले हैं, मटके भी मिली है, कुंडियां भी मिली है, घड़े भी मिले मिट्टी के। अब देखो एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। ठीक है, ये लोह युगीन सभ्यता तो है, ठीक है, युग के नाम पे ये लोह है, लेकिन यहां पर लोहा बहुत लिमिटेड मिला है, बहुत कम लोहा मिला है। ठीक है, तो ये आप ये ध्यान रखना कि कौन सी सभ्यता है जो लोह युगीन है लेकिन वहां पर लोहा बहुत कम मिला है या न के बराबर मिला है। तो ये कौन सी सभ्यता है? वो विराट नगर सभ्यता है, विराट सभ्यता है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन देखते हैं कि जो मिहिर कुल है उसने जो है ये शहर को तबाह कर दिया था, विराटनगर को जला दिया था मिहिर कुल ने। ये उल्लेख वैनसांग भी करता है और तत्कालीन जो टेक्स्ट है वो भी करते हैं अपने। फिर वैनसांग आया था यहाँ पे 634 में विराटनगर में, बेराट में 634 में वैनसांग आया। वैनसांग ने आते ही जो है यहाँ पर 8 मठ देखे, तो उसका उल्लेख वो किसमें करता है? अपनी पुस्तक में। क्या नाम है उसकी पुस्तक का? आप कमेंट सेक्शन में डालो पुस्तक का नाम, जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं वो तो डालो विशेषतः। ठीक है, फिर 834 में वैनसांग 8 मठ देखता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने बात करी थी, यहाँ पे संख लिपि में ज्यादातर अपने को चीजें मिलती है। संख लिपि में पाषाण कालीन जो शिलालेख है, अच्छा ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अब देख लेना, आपको नॉर्मली ये ऐसे इन चीजों में ये प्राप्त नहीं होगा। तो निम्न में से किस स्थान पर बहुत सारे पाषाण कालीन शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं? पाषाण कालीन शिलाश्रय जहां पर आदि मानव जो है वो रहा करते थे। फिर वो जब आदमी रहता है ना तो अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको विभिन्न रेखांकनों के माध्यम से वो बना देता था, दीवार पर पेंट कर देता था, पत्थरों से, एक खड़ी से, जो भी उसके पास उपलब्ध होती थी ना सामग्री उससे। तो वो शिलाश्रय में अपने को बहुत सारे जो विभिन्न जानवर थे उनके रेखांकित चित्र बनते हैं, जो बहुत कच्चे चित्र नहीं होते। जैसे ये आदमी बना दिया किसी ने, है ना, तो ये क्या हो गया? एक रेखांकित चित्र हो गया, किसी ने आदमी बना दिया। वैसे बहुत सारे चित्र अपने को कहां पे प्राप्त होंगे? वैसे अपने को ये लगभग कहां प्राप्त हो रहे हैं? विराटनगर में प्राप्त हो रहे हैं, पाषाण कालीन शिलाश्रय में। ठीक है, हाथी, गेंडे, घोड़े सबके चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब एक प्रश्न यहां से ये बनेगा, आप देख लेना, ध्यान से देख लेना इस प्रश्न को। प्रश्न ये बनेगा कि राजस्थान में कौन सा जो स्थान है वो सेंटर माना जाता था एनबीपीडब्ल्यू का? एनबीपीडब्ल्यू जो उत्तरी काले चमकीले मृदबांड, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, क्या होते हैं? उत्तरी काले चमकीले मृदबांड। ये कहां से प्राप्त हुए? राजस्थान में। और इसका जो मुख्य सेंटर था, मुख्य केंद्र था, वो कहां माना जाता है? तो वो कहां माना जाता है? बेराट में। तो राजस्थान में एनबीपीडब्ल्यू का मुख्य केंद्र कहां माना जाता है? बेराट में, ध्यान रख लेना। और यहां पर मैंने पहले बता ही दिया आपको कि मुगल कालीन टकसाल और मानसिंह का दरवाजा भी अपने को प्राप्त हुआ है। तो फटाफट से एक बार बेराट का रिवीजन करवा देता हूं। बेराट जो है लोह युगीन महाजनपद कालीन मौर्य कालीन सिटी था, मौर्य कालीन शहर था, जिसकी सबसे पहले कैप्टन बर्ट ने यहां पर खोज प्रारंभ करी थी। कैप्टन बर्ट ने बीजक डूंगरी में भाब्रू शिलालेख की खोज की थी, जो एएसबी कलकत्ता में पहुंचा दिया गया था। बाद में कनिंगम के इंटरेस्ट पर, कनिंगम की अभिरुचि थी इस क्षेत्र में, तो कार्लाइल यहां पर पहुंचते हैं 1871 में और भीम डूंगरी का उत्खनन करते हैं। यहां पर भी एक और शिलालेख प्राप्त होता है उनको। ठीक है, ये शिलालेख ढंग से पढ़ा नहीं गया, सेकंड वाला शिलालेख, है ना, क्योंकि वो बहुत खंडित अवस्था में प्राप्त हुआ था। फिर 1910 में भंडारकर आते हैं और भंडारकर ने जो है यहां पर भी व्यापक उत्खनन करते हैं 1910 में। फिर इन्होंने जो है इसे मत्स्य जनपद की राजधानी बताया था। किसको? विराटनगर को मत्स्य जनपद की राजधानी। ये वही वाला बेराट है जिसको आज अपन बेराट के नाम से जानते हैं, पहले विराटनगर के नाम से फेमस था। तो ये वाली बात जो है इसकी पुष्टि कौन करते हैं? भंडारकर करते हैं। फिर इसके बाद डीआर साहनी आते हैं। डीआर साहनी ने यहाँ पर गोलाकार बौद्ध स्तूप खोज करे थे। फिर 1962-63 में नीलरत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा व्यापक उत्खनन होता है। फिर बीजक की डूंगरी पे 1999 में राजस्थान पुरातत्व विभाग के बहुत सारे उत्खनन करता थे, उन्होंने मिलके जो है 1999 में यहाँ पर बहुत सारा उत्खनन किया था। किस पर? सिर्फ बीजक डूंगरी पर। तो बीजक डूंगरी से फिर अपने को पुष्टि किसकी मिलती है? यहाँ पर एक गोल बौद्ध मंदिर था जिसको अपन स्तूप कहते हैं। स्तूप और मठ वहां पे प्राप्त हुआ है। स्तूप में जो है एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है जिसमें बुद्ध की अस्थियां रखी है, ऐसा माना जाता है। और ईंटें जो है उनका जो अनुपात, जो स्तूप जो वहां पे मिट्टी वो बनी हुई थी ना, वो जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर स्तूप का, वो वहां पे जो ईंटें यूज की गई थी उसका रेशो वही रेशो है जो अपने को सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त होता है। फिर अपने को कुछ प्राप्तियां हुई है कि यहाँ पर अपने को लगभग सूती वस्त्र में 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं, है ना। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बेटा ये ध्यान रख लेना कि सूती वस्त्र में बंधे हुए सिक्के
एक तो यहाँ पे मिलते हैं, एक बालाथल में भी अपने को प्राप्त होते हैं, बालाथल। ठीक है, तो राजस्थान में 2 स्थानों से सूती वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं प्राचीन काल में। तो वो एक तो ये है बेराट है और एक बालाथल है, ध्यान रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इसके बाद अपन, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, मेरे बस हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। फिर मिट्टी में पात्र, थालियां, लोटे, मटके, कुंडियां, घड़े प्राप्त हुए हैं। मिहिर कुल द्वारा विध्वंस की यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर जो है वैनसांग आता है कब, 634 में, और वो 8 मठ का उल्लेख करता है। कितने मठों का उल्लेख करता है? 8 मठों का। फिर शंख लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ है। पाषाणकालीन शिलास्त्र प्राप्त हुए हैं जिसमें विभिन्न रेखांकित चित्र प्राप्त होते हैं अपने को, हाथी घोड़ा जो भी अपने को प्राप्त होते हैं वो सब प्राप्त होते हैं। फिर नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर का ये है जो है सेंटर माना जाता है, केंद्र माना जाता है, प्रमुख केंद्र, क्या? विराटनगर या बेराट। फिर यहाँ पर मुगलकालीन दरवाजा टकसाल प्राप्त हुई है अकबर के समय की, है ना, टकसाल जिसपे बेराट लिखा होता था, है ना, वो वाली टकसाल। मानसिंह का दरवाजा यहां से हमें प्राप्त होता है। अब इन दोनों सभ्यता में अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। ये अपना एक लेक्चर हो गया कंप्लीट। अगली वाली सभ्यता में अपन कालीबंगा और आहार को, ये आज बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन हो गया, अगली वाली जो क्लास है अपन कोशिश करेंगे उसको और शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि आप बोर ना हो। तो कालीबंगा और आहार वाला जो है अपन कल पूरा लेक्चर देख लेंगे, और कोई भी आपको समस्या हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज डालिए, और हम प्रयास करेंगे कि आपका उत्तर लेने का, उत्तर पे आपके जो भी आपको हमारी तरफ से राय हो सकती है वो हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अपन कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।